साथियों, आज का हमारा सुंदर कार्यक्रम शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान, यानी आपने शहीद आजम भगत सिंह का एक रूप क्या देखा है, महान क्रांतिकारी, तो एकदम अपने भारत माता के जाने के लिए हंसते हंसते फांसी के बंदे को चुनने वाला, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक गुण भी है, वो बहुत महान थिंकर भी थे, वो बहुत महान फिलोसफर भी थे। उन्होंने लगभग 500 पत्र लिखे अपने मित्रों को, साथियों को, अखबार वालों को, अन्य नेताओं को। तो उसके माध्यम से पता लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में किस तरह का स्वरूप हो, किस तरह के लोगों का जीवन यापन हो, इसके बाद उनके बारे में उनके दिमाग में से स्पष्ट स्वरूप था। हम सभी ने देखा भगत सिंह जी के बारे में क्या कहते हैं बड़े बड़े जो थिंकर हैं, वो कहते हैं जिंदगी बेशक छोटी हो लेकिन समझदार होनी चाहिए। मात्र 23 वर्ष की आयु में पूरे विश्व में एक नौजवान ने एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया। उनको खाली शहीद नहीं कहते, शहीद आजम कहते हैं। ये क्या कारण है, ये 2-3 बातें आपके साथ मिलकर इसका साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ। हम लोग प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं, कल रिवाड़ी के पास की खबर थी, कोई थार गाड़ी कहीं से साइड से रेलिंग से टकराई, 5 नवयुवक उसमें दुर्घटनाग्रस्त मारे गए। मृत्यु उनकी भी हुई, मृत्यु भगत सिंह की भी हुई। भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए, अमर हो गए, हमारे लिए उदाहरण बन गए, और नौजवान भी मृत्यु को प्राप्त हुए। कारण कुछ भी ना हो, यदि हमारा हेतु देशभक्ति का, दूसरों की सेवा का एक बड़ा हेतु होता है, तो हम क्या हो जाते हैं, सभी के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। युगों युगों तक लोग उनका स्मरण करते हैं। और ये हुआ था ऐसा व्यक्ति। आज हम बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उस महान व्यक्तित्व को स्मरण कर रहे हैं। मात्र 11 वर्ष की आयु, 13 अप्रैल 1919 का दिन, जलियांवाला बाग कांड, जब उसमें अमृतसर के बड़े सुंदर एक जो मैदान में हमारे भारतवासी इकट्ठा होकर देश की समस्या के बारे में चिंतन कर रहे हैं, अपना त्योहार मना रहे हैं, अचानक जनरल और डायल अपने सैनिकों के साथ पहुंचा हुआ है, फायर का आदेश दिया, हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए। जिस तरफ इस समय भगत सिंह को पता लगा, 11 वर्ष का बालक चलते फिरते कैसे वो अपने गांव से 40 किलोमीटर आया, जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी, दीवारों में लगे खून के निशान, अगले दिन भी पड़े हुए सैकड़ों बच्चे और मां के शव, उसने हत्या बेचारे उस बेटे को दे दिया। वहीं उसने खून से सनी हुई मिट्टी एक शीशे की बोतल में इकट्ठी की और उसी समय प्रण किया, जब तक मैं अंग्रेजों को इस देश से बाहर नहीं निकालूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। उसके बाद हम सभी ने देखा, उन्होंने जब लाला लाजपत राय पर जो है लाठीचार्ज हुआ, और जो एसपी स्कॉट के निर्देश के अनुसार उनका लगातार लाठियां बरसाई गई, तो लाला लाजपत राय शहीद हो गए। उसी समय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके साथ ही राजगुरु सुखदेव ने प्रण किया, दादाजी की मौत का हम बदला लेंगे, एसपी स्कॉट को हम किसी भी तरह पर मारेंगे। ये रेलवे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर अपनी घात लगाकर एसपी स्कॉट जो बाहर निकलेगा उसको मारेंगे हम, लेकिन गलती से उसकी जगह उनके सुटेबल मोटरसाइकिल में सागर जो डीएसपी थे वो बाहर निकले, किसी ने इशारे किए, उन्होंने उसको गोली से हत्या कर दी, मार दिया। अंग्रेज सरकार की चूल्हे हिल गई। हमारे शहर के अंदर सरेआम दिन के समय हमारे अंग्रेजों के बड़े अफसर को मार दिया, यानी अंग्रेजों की सत्ता को सीधा सीधा क्या कर दिया है, चैलेंज दे दिया कुछ लोगों ने। पूरी ताकत से उन्होंने धरपकड़ शुरू की क्रांतिकारियों की, लेकिन हम सभी ने देखा सरदार भगत सिंह अपना वेश बदलकर, बिल्कुल हैट लगाकर और बिल्कुल मॉडर्न एक व्यक्ति बनकर, अपने साथ दुर्गा भाभी को अपनी पत्नी के रूप में, अपने साथी सुखदेव को अपने अर्दली के रूप में, वर्कर के रूप में सबके सामने ट्रेन में आए और गाड़ी पर चढ़कर, ट्रेन पर चढ़कर सकुशल कलकत्ता पहुंच गए। इतनी सूझबूझ के व्यक्तित्व के स्वामी थे। अब उन्होंने देखा कि मात्र गोली मारने से, 4-6 लोगों को मारने से देश को स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। इसके लिए पहले पूरे देश को जगाना होगा, इसके लिए आत्म बलिदान करने के लिए अपने आप को समर्पण करना होगा। पूरी प्लानिंग बनाई, बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने असेंबली के हाथ में एक धुआं छोड़ने वाला पटाखे वाला बम फेंका और साथ ही पत्थर बांट के बिखेर दिए। बहरों को सुनाने के लिए ये बम हमारा जरूरी था। सीधा सीधा चैलेंज था अंग्रेज सरकार को, अपने आप उन्होंने अंग्रेज सरकार को समर्पित कर दिया। उसका भाव क्या था, प्रतिदिन जब हमारी अदालत के अंदर पेशी होगी, दुनिया भर के जो रिपोर्टर आते थे वहाँ पर उनको सुनने के लिए, उनको हम बताएंगे कि अंग्रेज सरकार भारतवासियों पर कितनी जुल्म कर रही है,
पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा। एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया अदालत को। बड़ी सुंदर सी बात आती है, तो आपने सभी ने सुनी होगी। अंग्रेज सरकार ने एक मुखबिर को, भगत सिंह के साथी को कोर्ट में खड़ा किया कि भगत सिंह क्रांतिकारी से मारा था। भगत सिंह बोले ये हमारा क्रांतिकारी साथी हो ही नहीं सकता, इसको तो बम बनाना नहीं आता। फिर उस क्रांतिकारी साथी ने अदालत में सारे पत्रकारों के सामने बताया कि बम कैसे बनाते हैं। अगले दिन अखबार की सुर्खियों में सभी रिपोर्टर की पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में क्या सुर्खियाँ थी कि बम ऐसे बनाया जाता है। जो क्रांतिकारी अपनी बात देशवासियों में बताने में असफल रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने क्या किया, बम बनाने की विधि सभी देशवासियों तक पहुंचा दी। ब्रिटिश सरकार को पता लगा कि ये तो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, ये तो हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं भगत सिंह को। उन्होंने उसको आनंद में फांसी की सजा दी। तो बदले में भगत सिंह ने क्या कहा, हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम साधारण कैदी नहीं है, हमें फांसी की सजा मत दे, हमारी सजा है हमें सरेआम सबके सामने गोलियों से शूट करें। हम वीरों की तरह सीने पर गोलियां खाकर बनना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेज सरकार घबरा गई। उनकी इस घटना से भारतवासी देशवासी और ज्यादा प्रेरित हो जाएंगे, जाग जाएंगे। हम सभी को मालूम है उनकी फांसी का दिन था 24 मार्च का, लेकिन अंग्रेज सरकार घबरा गई। हजारों की भीड़ लाहौर के जो जेल को घेरकर खड़ी हुई थी पहले शाम को ही। उन्होंने क्या किया, मजिस्ट्रेट को आदेश दिए कि शाम को आज साए हिंद को फांसी की सजा दी जाए। उनको जब पता लगा कि उन्हें फांसी की सजा मिलने वाली है, मुस्कुराए। जिस समय उनके वकील आए कि आप चलो क्या हो जाओ, उन्होंने क्या कहा मुस्कुराते हुए, मैं अभी लेनिन की जीवनी के 2 महीने और पढ़ने हैं, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मीटिंग कर रहा है, आप दोनों ठहरिए, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। 2 मिनट में बिल्कुल सहज भाव से बोलने पड़े। वहाँ के जो गंदिया है बोले क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए वायु को स्मरण कर लो। बोले नहीं, मैं इस समय वायु का स्मरण नहीं करूँगा। लोग समझेंगे कि लोग भगत सिंह आपने मृत्यु से डर गया तो वायु के सामने जाकर रोने लगा। मैं भारत माता के लिए कुर्बानी देने जा रहा हूँ, वायु के सारे श्रीराम मेरे साथ हैं। हंसते हंसते फांसी के फंदे में गिर गए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगत सिंह के सपनों का भारत कैसा भारत था। भगत सिंह के सामने बिल्कुल क्लियर था। हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में छुआछूत, ऊंच नीच ऐसी कोई बात कही नहीं थी। कुछ लोगों ने फूट डालो, राज करो करके उन लोगों में एक अंधविश्वास पखंड आया, जिस कारण हमारे देश में कोई ऊंचा कोई नीचा काम माना जाने लगा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, जब भारत वर्ष स्वतंत्र होगा तो यहाँ पर कोई ऊंच नीच की कोई जाति पाति नहीं होगी, सभी एक समान होंगे। जो लोग इस समय गरीब है, दलित है, जिनको सहायता की जरूरत है, उनको भरपूर सहायता करेंगे। लेकिन उनको जीवन भर भिखारी नहीं बना के रखना। उनको 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो उनकी सहायता बंद कर दी जाए, ताकि वो लोग भी आत्म सम्मान के साथ अपने जीवन को निर्धारित कर सके, भारत माता की सेवा कर सके। सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनना, आज जब हम देखते हैं कि आज इसके पर्व पर छुट्टी है, आज इसके पर्व पर छुट्टी है, आज इसके पर्व पर छुट्टी है, पूरा देश एक दिन के लिए रुक जाता है। भगत सिंह का बिल्कुल नजरिया साफ था, जब तक मेरा देश आत्मनिर्भर न बन जाए, जब तक मेरा देश विश्व की सबसे बड़ी शक्ति न बन जाए, या किसी प्रकार की कोई राष्ट्रीय अवकाश, प्रांतीय अवकाश न हो, तो हमारे देशवासी प्रतिदिन 12 घंटे मेहनत करें, 24 घंटे मेहनत करें, देश को आगे बढ़ाएं। उसके बाद जब हम आत्म पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे, तब हम चाहे तो छुट्टियों का आनंद भी ले सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट उनका जो एक प्रारंभ था कि आने वाला भारत कैसा हो। हम लोग आजकल देखते हैं कि एक महीने में 8 छुट्टियाँ, पूरे देश का विकास हो जाता है। लेकिन भगत सिंह बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका जवाब था कि छुट्टियाँ नहीं, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, भारत माता को आगे बढ़ाएंगे। बड़े प्रेम से बोलेंगे, भारत माता की वंदे।